तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो भी भर्ती विज्ञापन आता है वो सेंट्रलाइज्ड ही रहता है। ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत देश से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। पूरे भारतवर्ष में मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। एडवर्टीजमेंट नंबर देखेंगे। इंडिकेटिव नोटिस का मतलब है फिलहाल शॉर्ट विज्ञप्ति है, ये छोटा नोटिस जिसको बोलेंगे आप। लास्ट डेट इसकी 14 अगस्त रहने वाली है, 14 अगस्त 2026। ऑनलाइन मोड में आप एप्लीकेशन करेंगे 15 जुलाई से, मतलब अगले महीने जो है ना, अभी तो जून चल रहा है, जून में भी 15 जुलाई से आवेदन शुरू होगा। टेंटेटिवली हो सकता है 2-4 दिन प्लस माइनस भी हो इसमें, और टेंटेटिवली 14 अगस्त तक, मतलब 15 जुलाई से 14 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस डेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होने की संभावना, चांसेस रहेंगे, क्योंकि टेंटेटिव वर्ड इन्होंने यूज किया है। सेरन सीपीसी अभी फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है। 11/6 से 35,400 की बेसिक पे है, 35,400, इसलिए बहुत सारा। सेंट्रल गवर्नमेंट में यही फायदा है कि आपको बहुत अलावेंस मिलता है, डीए बहुत ज्यादा, भी 50% से तो ज्यादा डीए है। आपको मेडिकल अलावेंस मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिल जाता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड दो मिलते हैं, 2 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। 5 साल होते ही आपके ग्रेचुटी मिलनी शुरू हो जाती है, जो हर साल आपको ग्रेचुटी मिलने लग जाती है। इसके अलावा भी मल्टीपल आपको बेनिफिट्स, एचआरए मिलता है, सॉरी एचआरए मिलेगा, या फिर आपको अगर रेलवे का क्वार्टर पसंद आ गया, आप रेलवे के क्वार्टर में रहना चाहेंगे तो वो रह सकते हैं। नहीं, अगर आपको क्वार्टर नहीं चाहिए वहां का, तो आपको एचआरए मिलने लग जाएगा। तो कुल मिलाते जो ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, तो ग्रॉस सैलरी इसकी कितनी हो जाएगी, तकरीबन 63,000 65,000 तक इसकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 119 है। आपको पता होगा रेल मंत्रालय जब भी भर्ती विज्ञापन जारी करता है तो इसमें क्या होता है कि आरआरबीज के हिसाब से जो है ना फॉर्म भरे जाते हैं। 20 to 33 ईयर्स एज जो बताया जा रहा है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 20 to 38 ईयर्स हो जाएगा एज लिमिट, क्योंकि 5 साल की छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो 3 इयर्स की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में, तो 20 to 36 ईयर एज लिमिट हो जाएगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 22, कम से कम 10 साल की छूट मिलती है जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो और भी ज्यादा, तो कम से कम 10 साल, तो 20 to 43 ईयर्स एज लिमिट हो जाएगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, कम से कम। इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब इसमें एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स वगैरह को भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। तो शॉर्ट विज्ञप्ति के अलावा भी जो डिटेल्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, उस समय ज्यादा वैकेंसीज आई थी, 300 से ज्यादा। तो उससे जो लास्ट विज्ञापन आया हुआ है पिछले साल 2025 वाला, इससे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस की डिटेल, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन, ये सब समझ में आ जाएगा। आरआरबीज जो पार्टिसिपेट करेंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर CEN नंबर 3/2026 के नाम से आपको यह विज्ञापन देखने को बहुत जल्द मिलेगा। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, विस्तृत विज्ञापन। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड तिरुवनंतपुरम, इसमें जो है ये सारे आरआरबीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप किसी एक आरआरबी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। आरआरबी एंड जोन वाइज ही जो है ना रेलवे मंत्रालय भर्ती विज्ञापन जारी करती है। तो विज्ञापन के हिसाब से अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो पोस्ट आपने देख लिया, पोस्ट का नाम आपने देख लिया सेक्शन कंट्रोलर। अभी इसी पोस्ट की डिटेल लास्ट ईयर, क्योंकि अभी तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी नहीं हुई है 2026 वाली, तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो 2025 का मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इससे चेक कर लेंगे कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया थी। अगर आपने लास्ट ईयर फॉर्म वगैरह भरा था तो फिर आपको आइडिया होगा, तो भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो पहली बार फॉर्म भरेंगे तो CEN नंबर 4/2025, इसमें देख लेते हैं कि जो जो जरूरी चीजें हैं फॉर्म भरने के लिए वो चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें काफी सारे पेजेस थे, तो इसमें आपको जब भी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी तो आपको पूरा जो डिटेल देखने को मिलेगा कि क्या फीस है, क्या है। तो अभी देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी सेम एज क्राइटेरिया थी, 33 ईयर्स, सेक्शन कंट्रोलर, सेम पे स्केल वगैरह था। 368 वैकेंसीज
पिछली बार आई हुई थी, तो मैं इसी की सहायता लेती हूँ। बिकॉज इसमें क्या है कि एज का जो कंडीशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 साल की छूट मिलेगी SC/ST कैंडिडेट को। उसका प्रोफॉर्मा रहता है, वो प्रोफॉर्मा आपको रेडी करना रहता है। और इसके अलावा एनेक्सियर ए में जो है ना, एनेक्सियर ए में जाके आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देखने को मिलती है। तो एनेक्सियर ए में चलते हैं सीधे, क्योंकि क्वालिफिकेशन मैंने बताया वीडियो में। लेकिन देखिए, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को केवल छूट मिलती है और SC/ST कैंडिडेट को छूट मिलती है। और बाकी जो है, जैसा मैंने आपको बताया, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट, ऊपरी आयु सीमा में SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। एक सर्विसमैन को भी मिलती है, PWD कैंडिडेट्स को भी मिलती है। और जो महिलाएं हैं, सबको, महिलाओं में सभी को नहीं, जो विडो में है या फिर डाइवोर्सी हैं, उनको छूट मिलती है। अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट अगर विडो या डाइवोर्सी हैं तो 35 इयर्स अपर एज लिमिट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फीमेल कैंडिडेट को 38 इयर्स अपर एज लिमिट है। SC/ST फीमेल कैंडिडेट 40 इयर्स। लेकिन फीमेल मतलब सभी महिलाओं को नहीं, जो मेंशन किया पॉइंट 7 में उनको ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला एनेक्सियर ए में, तो फीस पहले आ रहा है, तो फीस देखेंगे 500 रुपीज फीस लेते हैं। और अगर महिलाएं किसी भी कैटेगरी के जनरल या रिजर्व कैटेगरी के, साथ ही साथ अगर ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, तो 250 रुपीज, या SC/ST कैंडिडेट है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC PWD, तो 250 रुपीज आपको फीस पेमेंट अभी करनी है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट स्टेज CBT होगा, पहले CBT होता है ऑनलाइन, तो उसके बाद अगर आप उस एग्जाम में अपीयर हो जाके तो पूरा का पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। और जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC, EWS, उनके लिए 500 रुपीज है फीस, जिसमें कि 400 रुपीज जो है ना वो आपको रिफंड कर देंगे, 400 रुपये रिफंड कर देंगे। मतलब फाइनली आपको 100 रुपये पेमेंट करनी रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक CBT एग्जाम में अपीयर होना होगा। तो जो CBT एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे उनको रिफंड नहीं मिलता है। एग्जाम में अपीयर होंगे तो महिलाओं को SC/ST PWD, एक्स सर्विसमैन, इन सबको पूरा 250 रुपये रिफंड मिल जाता है। तो ये तो हो गई फीस की बात। हाँ, ये क्लियर किया। अब एनेक्सियर 1 में इन्होंने ए में लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन, तो लास्ट ईयर जो क्वालिफिकेशन है वही रिपीट होगा, तो उसके लिए एनेक्सियर ए की तरफ सीधे चलते हैं, सो दैट क्वालिफिकेशन पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको इस बार भी वैसे एनेक्सियर ए में ही मिलेगा। देखें, सेक्शन कंट्रोलर, पे स्केल दिया हुआ है, और इसमें क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है ना, वो वैलिड डिग्री होनी चाहिए, कोई भी, जैसे कि सभी डिग्री होनी चाहिए, कहने का मतलब है। अब इसमें कई सारे प्लस पॉइंट्स आप देखेंगे। ग्रेजुएशन के अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। कोई जैसे टाइपिंग का या लिखते हैं ना कई जगह पे CCC सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे। नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, नो टाइपिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, कोई कंप्यूटर का नॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई सब्जेक्ट्स का कंडीशन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, सारा सब्जेक्ट चलेगा। आप कहेंगे कि फिजिकल एजुकेशन से किया, म्यूजिक से किया, कोई भी सब्जेक्ट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, सभी सब्जेक्ट चलेंगे। BA, BSc, BCom, BTech, BCA, BMS, इसके अलावा BC, कोई भी स्नातक। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे कैंडिडेट प्रतिशत अंक के चलते कई जगह पे अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत जगह लिखा रहता है 50% होना चाहिए मिनिमम वगैरह, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। आप सिर्फ ग्रेजुएट, स्नातक पास हैं किसी भी डिग्री से, किसी भी परसेंटेज से, आप बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। बस आयु की जो है ना आपको, अब ये लास्ट टाइम इन्होंने जोन वाइज बताया था, तो देखें जो वैकेंसीज आती है ना, RRB वाइज, जोन वाइज ही आती है। फॉर्म भी वैसे ही भरे जाते हैं, रिजल्ट भी वैसे ही डिक्लेयर होता है, जोन वाइज, RRB वाइज। चलिए, अब इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो चेक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, इसमें इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। मैंने थंबनेल पे भी बताया आपको, इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना है। कई जगह पे ऐसा होता है कि इंटरव्यू के इसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वहां पे जाके क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही पेनफुल होता है वो स्टेज। तो यहाँ पर वो टेंशन नहीं है। सिर्फ एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, और एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके बाद जो है ना, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन से डरना नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। कोई भी सरकारी नौकरी हो या कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपकी नौकरी होती है, तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। तुम बेसिक
टेस्ट करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पूछेंगे, 120 मिनट्स करेगा टोटल ड्यूरेशन, 100 क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, 1/3 मार्क कट हो जाएंगे, मतलब 3 गलत आंसर थे आपको -1 हो जाएगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग डे पे एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। सिलेबस में क्या दे रहे हैं, मैथ्स रहेगा, एनालिट पहला जो है मैथ्स रहेगा, क्योंकि कितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये, 100 क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको एनालिटिकल एंड मैथ्स पढ़ना है, जिसमें कि नंबर सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेज, जो आप 6ठी से लेके 10वीं तक का, 6 से लेके या 5 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक का एनसीईआरटी का या किसी भी स्टेट बुक का जो है ना, आप नॉर्मल मैथ्स का बुक बना लीजिए। और इसकी बुक आते हैं पहले तो प्रैक्टिस के लिए, पहले रिकॉल करने के लिए कि क्या होता है एवरेज, क्या होता है परसेंटेज, और फिर आपको रेलवे की बुक आएगी, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब सांख्यिकी पार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स। नॉर्मल आप 11 एंड 10 की बुक ले लीजिएगा, सांख्यिकी याद आ जाएगा। फिर रेलवे की बुक आएगी कंपटीशन वाली, वो तैयार कर लीजिए। लॉजिक कैपेबिलिटीज रहेगा, क्लॉक, कैलेंडर, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन पे तो हर जगह क्वेश्चन आता है। पजल्स रहते हैं, वो तो रहता है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा कि क्वेश्चंस मतलब आपको दिया रहेगा पैसेजेस, उससे पढ़ के फिर आपको जो है मेंटल रीजनिंग भी रहेगा। और उसके बाद जो है कितना क्वेश्चन देखें, 120 मिनट्स मिलेगा, मतलब 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। तो 60 क्वेश्चन एनालिटिकल मैथ्स से रहेगा, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20, मेंटल रीजनिंग से 20, तो 60 20 20 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40%, मतलब 40 मार्क, 40 मार्क्स कम से कम लाने होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 30%, तो जो क्रीमी लेयर ओबीसी है उनको भी 40%, क्योंकि उनको तो ये परसेंटेज में दे नहीं रहे रिलैक्सेशन। SC SC कैंडिडेट के लिए अलग अलग है, SC कैंडिडेट के लिए 30% लाना होगा, मतलब 100 में 30 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, एंड 100 में 25 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे ST कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए। PWD कैंडिडेट को 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन दे सकते हैं। फिर हो गया कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जितना वैकेंसी रहेगा उस वैकेंसी के हिसाब से 8 गुना, जैसे कि अगर मान लेते कहीं पे 4 ही पोस्ट है तो 4 पोस्ट है, तो CBT से 32 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो फिर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन जो है ना सारे इंग्लिश में भी रहते हैं, हिंदी में भी। अगर आप हिंदी से कंफर्टेबल हैं, हिंदी में पढ़ के आंसर कीजिए, चाहे वो CBT हो चाहे CBAT हो। CBAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और इसमें मिनिमम 42 मार्क्स आपको इन ईच ऑफ टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई, तो इसमें 42 मार्क्स आपको लाने होंगे। अभी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहता है। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, 70% वेटेज दे रहे हैं CBT को और 30% वेटेज दे रहे हैं CBAT को, तो 100% इन्हीं दोनों के है। 70 तक आपको CBT पे वेटेज देते हुए शॉर्टलिस्ट करते हैं CBAT के लिए, और फिर CBAT और CBT दोनों के वेटेज रहेंगे, 70% रहेगा CBT का, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बस इतना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो